हेलो स्टूडेंट्स। आज बीए पार्ट सेकंड सोशोलॉजी में फर्स्ट यूनिट का टॉपिक रूरल सोशोलॉजी का अपना चला हुआ है। उसी कड़ी में आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल सोशोलॉजी, यानी ग्रामीण समाजशास्त्र के महत्व अथवा उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व भी पिछले 2 वीडियोज़ में रूरल सोशोलॉजी के बारे में बता चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ रूरल सोशोलॉजी था और सेकंड वीडियो में क्षेत्र, ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र अर्थात स्कोप ऑफ रूरल सोशोलॉजी। आज आगे बढ़ करके इसको पूरा करते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल सोशोलॉजी, भाई ग्रामीण समाजशास्त्र की हमें आवश्यकता क्यों है और ग्रामीण समाजशास्त्र की उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल सोशोलॉजी। तो ग्रामीण समाजशास्त्र के महत्व अथवा इसकी उपयोगिता अथवा इसके प्रकारों के बारे में अनेक विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। सभी का सार रूप से कुछ बिंदुओं के अंतर्गत इसको अपन विश्लेषित कर सकते हैं। पहला है इसका समाजशास्त्रीय महत्व, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सोशोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंधों, संगठनों एवं प्रक्रियाओं आदि के अध्ययनों के द्वारा जो सिद्धांतों का निर्माण होता है, उससे समाजशास्त्र विषय के ज्ञान में वृद्धि होती है। समाजशास्त्र के क्षेत्र का विस्तार ग्रामीण अध्ययनों के परिणाम स्वरूप बहुत अधिक हुआ है और इसके द्वारा प्रतिपादित अनेक सिद्धांतों की प्रामाणिकता की जांच ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण समाजशास्त्र करता है। चूंकि ग्रामीण समाजशास्त्र छोटे समाजों, सरल समाजों अर्थात हमारे गांवों का अध्ययन करता है, जिसका उपयोग समाजशास्त्र वृद्ध एवं जटिल समाजों को समझने में भी करता है। क्योंकि पहले छोटे और सरल समाजों को समझते हैं अपन, उसके बाद उत्तरोत्तर समाज में जटिलताएं आती जाती हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ को भी, जटिल समाजों को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो ग्रामीण समाजशास्त्र संस्कृति और विभिन्न संस्थाओं के प्रारंभिक रूपों को समझने एवं उनकी उत्पत्ति तथा विकास के अध्ययनों में समाजशास्त्र की सहायता करता है। यानी कि सोशोलॉजी इन जनरल की भी इसमें हेल्प होती है। क्योंकि पहले हम रूरल सोसाइटीज़ के बारे में देखते हैं, चाहे वो सरल समाज हो, उत्तरोत्तर जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो जटिलता आती जाएंगी उसके अंदर, तो उस प्रकार से हम फिर उसकी सहायता से अपन समाजशास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र की अवधारणाओं को भी समझने में हमें उससे मदद मिलती है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि यदि पहले सरल रूप से किसी चीज़ को समझ लिया जाए तो जटिल और जटिलतम रूपों को भी समझना आसान हो जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन वास्तविक, यथार्थ, सत्य और विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि अपन इसमें गांव में जाकर के प्राइमरी डाटा इकट्ठे करते हैं, प्राथमिक प्रकार के तथ्यों का एकत्रीकरण करते हैं। तो ये फेस टू फेस जाकर के स्टडी होती है। गांव का सर्वे जो कार्य होता है, किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के गांव में जो सर्वेक्षण होता है, तो वो प्राइमरी डाटा एकत्रित होता है। तो प्राइमरी डाटा जो होता है वो वस्तुनिष्ठ होता है, विश्वसनीय होता है। ग्रामीण शास्त्र के जो अध्ययन है वो ऑब्जेक्टिव है, वास्तविक है। इसमें अनेक अवधारणाओं और सिद्धांतों का निर्माण गांवों के अध्ययन के आधार पर किया गया है तथा इन अध्ययनों से निश्चित रूप से समाजशास्त्रीय ज्ञान में वृद्धि हुई है। हमारा यही इसका एक सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। बहुत ज़्यादा समाजशास्त्रीय ज्ञान में वृद्धि निरंतर होती रहती है। ऐसी जो अवधारणाएं हैं, जैसे प्रभु जाति है, डोमिनेंट कास्ट, संस्कृतिकरण, स्वयं श्रीनिवास ने दी थी, संस्कृताइजेशन दक्षिण भारत में अध्ययन हुआ था, स्थानीयकरण है, लोकलाइजेशन, हमारी लघु परंपरा और वृद्ध परंपराएं हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा दी थी, प्रारंभ में सरल समाजों में अर्थात ग्रामीण समाजों में, छोटे गाँव में लघु परंपराएं होती हैं, धीरे धीरे स्वरूप बदलता है,
जनसंख्याएं बढ़ती हैं, व्यवसाय बढ़ते हैं, है ना, और समाज में जटिलता आती है तो वृद्ध परंपरा भी होती है। तो डोमिनेंट कास्ट है, संस्कृताइजेशन है, लोकलाइजेशन है, और हमारी लघु और दीर्घ परंपराएं हैं, वृद्ध परंपराएं हैं, वो ऐसी अवधारणाएं हैं जिनका ज्ञान हमें ग्रामीण समाजशास्त्र से मिलता है और आगे चल करके वो सोशोलॉजी इन जनरल में भी काम आती हैं, उपयोगी होती हैं समाजशास्त्र के लिए। दूसरी जो कैटेगरी है शैक्षणिक महत्व, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस। ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन जो हैं वो हमें ग्रामीण समाज के बारे में, उसकी संस्कृति, वहाँ का धर्म, वहाँ की राजनीति, वहाँ की आर्थिकी जैसी परिभाषाएं और सूचनाएं प्रदान करता है समय समय पर, जिससे सभी को ग्रामीण समाज के संबंध में एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। सभी ग्रामीणों को अपने समाज और अपनी संस्कृति, अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों का ज्ञान रूरल सोशोलॉजी से निश्चित रूप से प्राप्त होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारी कौन कौन सी रीति रिवाज हैं, हमारे अधिकार क्या क्या है, क्या क्या दायित्व हैं, वो हमारी पंचायती राज जैसी संस्थाएं हैं, और हमारी जो आर्थिकी है, जो गांव की इकोनॉमी है, जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली इत्यादि गांव में सीखते हैं अपन, है ना। तो इस प्रकार से सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही क्षेत्रों में नवीन ज्ञान में वृद्धि करके हमारा समाजशास्त्र जो है, ग्रामीण समाजशास्त्र, एक शैक्षणिक योगदान प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट है इसमें समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान में सहायक, हेल्पफुल इन द स्टडिंग इन सोल्विंग द प्रॉब्लम्स। पहले भी पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा की थी आपसे कि हमारे समाजशास्त्र का यह मानना है कि ग्रामीण समाजशास्त्र की तो उत्पत्ति और जन्म ही ग्रामीण समस्याओं का सोल्व करने के लिए हुआ था। तो ग्रामीण जो समाज है वो समस्याओं से, तो कोई भी समाज से नगरीय हो, से ग्रामीण हो, वो अछूता नहीं होता, चाहे वो औद्योगिक समाज हो, चाहे नगरीय समाज हो या ग्रामीण समाज हो, समस्याएं हर जगह होती हैं, समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। और समस्याओं को समझने में उसका स्वरूप क्या है और उनकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने में जो कोई चीज़ हमें प्रथम दृष्टया हेल्पफुल होती है तो वो है रूरल सोशियोलॉजी। तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो गांव में पाई जाती हैं, अस्तित्व में अपन रोज देखते हैं दैनिक जीवन में, बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, गरीबी, ऋणग्रस्तता, यानी कि किसान कर्जे में डूबे रहते हैं, कृषक समाज का स्वास्थ्य की कंडीशंस, और हमारा एक सामाजिक विघटन जो बहुत बड़ी समस्या है, अंततः सभी समस्याओं का पुंज है। इन सभी का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र में होता है और इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का कार्य भी ग्रामीण समाजशास्त्री करता है, सुझाव करता है, और फिर इन सुझावों पर सरकार गौर भी करती है। और जब हम ग्रामीण समाजशास्त्री कोई सर्वेक्षण कार्य करने के उपरांत कोई रिपोर्ट या प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है तो उन प्रतिवेदनों को सरकार तवज्जो भी देती है, उस आधार पर पॉलिसीज बनती हैं, आगे चलकर फिर इन लोगों के कल्याण के लिए कार्यक्रम तय होते हैं। तो ग्रामीण समाजशास्त्र का जो बहुत बड़ा महत्व है कि ये समस्याओं के स्वरूप को पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में और उनका समाधान प्रस्तुत करने में या उसको कम करने की दिशा में सुझाव प्रदान करता है। अगला पॉइंट है अपरिहार्य पथ प्रदर्शक, इंडिस्पेंसेबल गाइड के रूप में गाइड की भूमिका निभाता है, रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक। हमारे भारत के प्रसिद्ध ग्रामीण समाजशास्त्री प्रोफेसर AR देसाई का मानना है कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए उतना ही अपरिहार्य है जितना कि एक डॉक्टर के लिए मेडिकल साइंस, एक चिकित्सक के लिए चिकित्सा का विज्ञान जितना जरूरी है, ग्रामीण समाजशास्त्र के लिए, पुनर्निर्माण के लिए हमारी रूरल सोशोलॉजी अनिवार्य है। यह ज्ञान ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करने में एक महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। देसाई आगे बोलते हैं कि केवल तभी सामाजिक कार्यक्रम एवं सामाजिक कार्य सफल हो सकते हैं जो कि वैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित हों और उनके अनुसार ही निर्देशित तथा प्रारंभ किए गए हों। यानी ग्रामीण जो कार्यक्रम हैं वो ऐसे सोशल थ्योरीज के ऊपर आधारित होने चाहिए जो साइंटिफिक हो, वैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित हो और उन्हीं के द्वारा ही निर्देशित हो, गाइडेड हो। तो ग्रामीण समाजशास्त्र एक प्रकार का पथ प्रदर्शक है
जो ये दिखाता है कि क्या करना है, किस प्रकार के सिद्धांतों के आधार पर हमें आगे स्टडी करनी है और गाँव का रिकंस्ट्रक्शन करना है। गाँव में अनेकों समस्याएं होती हैं, अनेकों विसंगतियां होती हैं, तो उनका एक जो विकास कार्य होता है जिसको बोलते हैं अपन सतत विकास, आगे भविष्य के लिए भी जो चलती रहती है जो विकास, तो उसके लिए योगदान देता है। अगला पॉइंट है कृषकों के लिए महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंस फॉर पीजेंट्स, बहुत ज़रूरी है क्योंकि गांव की जो जनसंख्या है वो 2001 के आंकड़ों के अनुसार अबो 70% थी भारत में, और हमारे यहाँ अब 2011 के आंकड़ों के अनुसार 69% जनसंख्या गांव में रहती है। केवल 31% जनसंख्या जो है 31% शहरों में निवास करते हैं। तो वस्तुतः भारत गांव का देश है, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, और कृषि प्रधान व्यवसाय है, तो स्वाभाविक रूप से कृषकों पर फोकस हो रहेगा, और कृषकों को लेकर के स्टडीज भी हुई है, और कृषकों को के लिए समस्याएं भी ज़्यादा हैं। तो कृषकों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ग्रामीण समाजशास्त्र। इसमें संबंधित अनेकों समस्याएं होती हैं और उनका सूक्ष्म अध्ययनों के द्वारा जो निराकरण करने की कोशिश की जाती है। कृषि से संबंधित अनेक प्रकार के नवाचारों का प्रचार प्रसार करने का कार्य, और जैसे किसानों के लिए उन्नत खाद, उन्नत कैटेगरी के बीज, कीटनाशक, रासायनिक खाद इत्यादि, मशीनीकरण, जैसे किसानों का हार्वेस्टिंग सिस्टम को किस प्रकार सुधारा जाता है, कंबाइन मशीन आती है, किस प्रकार से वो फसलों का जैसे निस्तारण करते हैं, किस प्रकार कटाई होती है, और वो सब चीज़ें, यानी कि कृषि में मैकेनाइजेशन है, मशीनीकरण का भी, और खाद बीज का, कीटनाशकों के प्रबंध करना और उनके बारे में कृषकों को जागरूकता प्रदान करने का कार्य भी ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। अगला पॉइंट है व्यावसायिक महत्व, वोकेशनल इंपॉर्टेंस। भाई बहुत समय पूर्व तक, कुछ समय पूर्व तक मात्र सैद्धांतिक विषय के रूप में ही इसका ज्ञान उपलब्ध था हमें, और केवल हम ये कहते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज हमें प्रदान करता है। लेकिन दिनों दिन ग्रामीण समाजशास्त्र का जो महत्व है वो बढ़ता जाता है, और भारत जैसे कृषि प्रधान देश में तो एक अपरिहार्य भूमिका होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण विकास योजनाओं का महत्व बढ़ा है, और ग्रामीण समाजशास्त्र का व्यवसाय महत्व इसके साथ साथ बढ़ता चला गया स्वाभाविक रूप से। जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, साक्षरता कार्यक्रम है, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है, जन कल्याण की अनेक योजनाएं हैं जो पंचायती राज के माध्यम से चलाई जाती है। जो 3 टियर सिस्टम है पंचायती राज का, उसके अंतर्गत जो चलाई जाती है। और पंचायती राज भी हमारे यहाँ व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति के बाद में जो चीज़ें चली हैं, और 1959 के अंदर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से ही शुरू की थी 1959 में। उसके बाद 1993 में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण में अनेकों प्रकार के सुधार हुए, संविधान में संशोधन हुआ, 73वां संशोधन हुआ, 74वां संशोधन हुआ, पंचायती राज को लेकर के, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण को लेकर के ही हुआ है। तो इसमें अनेकों प्रकार की विकास योजनाएं इसके अंतर्गत निर्माण होती हैं, उनका योजनाओं का निर्माण भी होता है और उनका क्रियान्वयन भी बखूबी होता है। उसके लिए ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत अनेकों योजनाएं संचालित होती हैं ग्रामीण समाज में। कृषि विश्वविद्यालयों और बैंकिंग सेवाओं तथा परिवार नियोजन के क्षेत्रों में भी ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व होता है, क्योंकि ग्रामीण लेवल के ऊपर जैसे वो पटवारी है, ग्राम सेवक है, आंगनवाड़ी सहायिका है, मुख्य सेविका जिसको बोलते हैं, और जो दूसरे जो आंगनवाड़ी कार्यक्रमों के आगे चल ऊपर लेवल के ऊपर सुपरवाइजर है ना, विलेज सेक्रेटरीज हैं। तो ये 3 टियर सिस्टम चलता है ग्रामीण लेवल के ऊपर, फिर उसका ब्लॉक लेवल पर यानी पंचायत समिति लेवल पर, और उसके बाद जिला परिषद यानी कि जिला स्तर के ऊपर। ये सारे के सारे कार्यक्रम पंचायती राज के माध्यम से संचालित होते हैं। कृषि विश्वविद्यालय मौसम की जानकारी देते हैं, उन्नत खाद बीज की जानकारी देते हैं, किस प्रकार कृषि में नवाचार प्रारंभ किए जा सकते हैं उसकी जानकारी समय समय पर किसान को मिलती रहती है ना, जो वास्तव में निसंदेह किसान की मदद करते हैं, ग्रामीण समाज की लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्र कौन कौन से आ सकते हैं आपके अंदर? ये व्यवसायिक क्षेत्र का जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो योजना एवं विकास कार्यक्रम होते हैं, जैसे क्षेत्रीय योजना विभाग होता है, वहाँ जाकर रोजगार कार्यालय भी होते हैं, वहाँ जाकर के आपके खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग होता है, ये सारे संचालित होते हैं।
ग्रामीण योजनाएं अनेक प्रकार की बनती हैं और क्रियान्वित होती हैं। सुरक्षा योजनाएं हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1952 में बना था आज़ादी के बाद, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूरे देश में लागू हुआ था, इसके अंतर्गत योजनाएं चलती हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं। ग्रामीण विकास विभाग का गठन होता है जो कि पंचायत लेवल से लेकर के भारत सरकार के अंदर ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय तक, हर राज्य के अंदर एक ग्रामीण विकास मंत्रालय होता है। पंचायती राज को भी कई बार उसके साथ जोड़ा जाता है, कई बार पंचायती राज विभाग अलग होता है, लेकिन अमूमन हर राज्य में देखा जाता है। और भारत सरकार में भी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, बहुत बड़ा विभाग है, जिसके अंतर्गत ऊपर से चलते हुए श्रेणीबद्ध तरीके से नीचे तक योजनाओं का क्रियान्वयन है, प्रभावी निर्देशन है, उसका नियंत्रण रखा जाता है। अनुसंधान क्षेत्र, कृषि की अनुसंधानशालाएं बनी हुई हैं, सरकारी अनुसंधान विभाग बने हुए हैं, और सामाजिक विज्ञान सोशल साइंसेज के अंदर जैसे ग्रामीण परियोजनाओं को लेकर के, प्रोजेक्ट्स को लेकर के अध्ययन होते हैं। समय समय पर हम अध्ययन करते हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, और हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। कोई जो इच्छुक और जो इंटेलिजेंट जो सामाजिक सर्वेक्षण करने वाले हमारे जैसे रूरल सोशल साइंटिस्ट होते हैं, वो रूरल एरियाज़ के अंदर जैसे पेयजल का है, जैसे आपकी गरीबी का है, जैसे आपके कुपोषण का है, इन दशाओं का अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। वो अनुसंधान क्षेत्र के अंदर भी हम ग्रामीण समाजशास्त्र जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी है। अनेक प्रकार के कल्याण और सेवा कार्यक्रम भी इसी की कड़ी में आगे देख सकते हैं अपन। ग्रामीण कल्याण विभाग का गठन हो रखा है, तो लोगों के लिए मैक्सिमम वेलफेयर के लिए, चूँकि आधुनिक जो राज्य होते हैं उनकी कॉन्सेप्ट वेलफेयर स्टेट की कॉन्सेप्ट है, और उसी चीज़ को वो पॉलिसीज़ के माध्यम से नीचे लेवल तक यानी कि हमारे रूरल सोसाइटीज़ तक लागू करते हैं। वन्य जाति कल्याण विभाग है, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। श्रमिक कल्याण विभाग है, हमारे मजदूरों की, कृषि मजदूरों की, एग्रीकल्चर मजदूर भी, एग्रीकल्चर लैंडलेस मजदूर भी, जो मौसमी बेरोजगारी होती है, क्योंकि कृषि 12 महीने तो होती नहीं है, और 12 महीनों में से भी जब कृषि का सीजन होता है उसमें उनको रोजगार मिलता है, और बाकी में बेरोजगार होते हैं, तो उस दिशा के अंदर प्रयास करने के लिए श्रमिक कल्याण विभाग होता है। तो ये सारे जो विभाग हैं सरकारी लेवल के ऊपर, वो जो है चलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, फिर पंचायत समिति लेवल के ऊपर भी, और ये ग्रामीण समाजशास्त्र की गाइडलाइंस के हिसाब से चलते हैं। शिक्षा जगत के अंदर हम योगदान देते हैं, है ना। शिक्षक के रूप में हम ग्रामीण समाजशास्त्र पढ़ाते हैं, सर्वेक्षण कार्य करते हैं, और एक ग्रामीण नेता शिक्षण संस्थान भी बने हुए हैं। समाज शिक्षा और बुनियादी शिक्षा के ऊपर भी हम बल देते हैं, वहाँ भी हम ग्रामीणों को पढ़ाते लिखाते हैं और उनको जागरूक करते हैं। उनको जागरूकता मिलती है इन विभागों के माध्यम से, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा प्रेरित करने के माध्यम से, और अनेक प्रकार के सरकार द्वारा समय समय पर चलाने वाले प्रचार प्रसार योजनाओं के माध्यम से, जिनके अंदर इन चीज़ों का समावेश होता है और कहीं न कहीं इसकी भूमिका प्रभावी होती है। विभिन्न प्रकार के अन्य जो ग्रामीण विभाग हैं, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए पंचायत निरीक्षक है, सहकारिता विभाग है, कोऑपरेटिव सहकारिता खेती भी होती है, कोऑपरेटिव मूवमेंट चला है, और जैसे महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बने होते हैं, और छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो आसान किस्तों के ऊपर, आसान सिंपल ब्याज दर के ऊपर, आसान ब्याज दरों के ऊपर, छोटी छोटी किस्तों के ऊपर हमारे ग्रामीण भाइयों को और बहनों को ऋण प्रदान करते हैं, है ना। समय समय पर प्रोडक्टिव कार्यों के लिए, उत्पादीय कार्य के लिए उनको ऋण मिलता है आसान किस्तों पर। और अपराधियों के लिए जो सुधार विभाग भी ग्रामीण लेवल पे तो नहीं, पंचायत समिति यानी कि उपखंड स्तर पर, तहसील स्तर के ऊपर जो गठित होता है, गांव में विभिन्न प्रकार के जो अपराध होते हैं उनके बारे में भी किस प्रकार से रोकथाम की जा सकती है, या ये न फैले, हमारे समाज में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। परिवार नियोजन के अंदर में निःसंदेह आंगनबाड़ी महिला है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर जो नर्सेज हैं, जो मिडवाइफरीज हैं, वो जो लोग हैं वो जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं, और वो एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम में भी जो सरकार द्वारा संचालित है उसके अंदर भी एक नीचे वाले लेवल पर, निम्न स्तर के ऊपर हमें जो है वो लोग भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण और नगरीय जीवन को समझने में भी सहायक होता है, क्योंकि नगर और ग्राम एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं होते। तो नगरीय जीवन को समझना भी ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। प्राय ग्रामीण जीवन की नगरीय जीवन की तुलना की जाती है, तो अपन नगरीय जीवन की उपेक्षा नहीं कर सकते कि केवल हम ग्रामीण जीवन का ही अध्ययन करेंगे और नगरीय जीवन का अध्ययन नहीं करेंगे। हाँ, दोनों में अंतर जरूर है कि ग्रामीण जीवन जो है एक शांत जल के समान होता है ना, और
नगरीय जो जीवन होता है वो हमारे एक नगरीय समाजशास्त्र है, बर्गेल की कोटेशन है, ये ग्रामीण जीवन श्यामचल के समान है और नगरीय जीवन जो है वो केतली में उबलते हुए पानी के समान है। तो दोनों में फर्क है, तो दोनों का अध्ययन भी होता है क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। तो ग्रामीण समाज और नगरीय समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं और ये जो है इनका अध्ययन दोनों के अंतर्गत होता है, तुलना की जाती है। काम के अध्ययनों का जो महत्व है ग्रामीण समाज के अंदर, जो अंत में जो विलेज स्टडीज के ऊपर ही इसका फोकस होता है। और भारतवर्ष जैसे कृषि प्रधान राष्ट्र में ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। अपन पत्र पत्रिकाओं में भी देखते हैं ग्रामीण अध्ययन प्रकाशित होते हैं। हमारी कुरुक्षेत्र और योजना जैसी पत्रिकाएं हैं जो भारत सरकार के सूचना मंत्रालय निकालता है, और राज्य स्तर के ऊपर भी अनेक पत्र पत्रिकाएं निकलते हैं। अखबारों में भी समय समय पर ग्रामीण अध्ययन प्रकाशित होते रहते हैं। तो ग्रामीण समाज में अनेकों समस्याएं हैं, अनेकों अवधारणाएं हैं, अनेकों टॉपिक्स लेकर के हम सर्वेक्षण का कार्य करते रहते हैं और ग्रामीण समाज के अंदर एक विकास की रफ्तार में अपन योगदान देते हैं कि ग्रामीण समाज हमारा आगे बढ़े। ग्रामीण समाजशास्त्र जो है इससे ये स्पष्ट होता है निष्कर्ष रूप से कि हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में और एक अपरिहार्य विषय के रूप में आजकल इसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। यानी कि इसको टाला नहीं जा सकता है, अवॉइड नहीं कर सकते आप इसको। इसका इतनी उपयोगिता हमारे लिए आज के दिन बढ़ चुकी है, ये हमारे लिए एक जरूरत बन चुका है। थैंक यू।